हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मंजू कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं एनेक्सा क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का इतिहास विषय से संबंधित अध्याय फर्स्ट, जिसमें पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। ये इतिहास का पहला लेसन है जिसका चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्लास 10th से संबंधित है और इस वीडियो में आपको हम वैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को देखकर ही आप परीक्षा हॉल में प्रवेश करें। ठीक है, यह जितना भी यूरोप से संबंधित यानी पहला चैप्टर से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है सभी इसमें दिए गए हैं। आपसे आग्रह है कि इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से पढ़ें और नोट्स बनाएं, उसको बारीकी से बार बार पढ़ते रहें, देखते रहें, समझते रहें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास को, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, मैंने यूरोप से संबंधित कुछ बातें आप लोगों को बताने की कोशिश किया है और पूरी यूरोप कहाँ पे अवस्थित है, यूरोप की जनसंख्या कितनी है, यूरोप के में कितने देश आते हैं, ये सब के बारे में बताने की कोशिश किया है। तो सबसे पहले है कि विश्व में 7 महादेश हैं। कितने महादेश हैं? 7 महादेश हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए कि विश्व में कितने महादेश हैं? 7 महादेश हैं। तो ये 7 महादेश के नाम जान जाइए कि यह विश्व में 7 महादेश है। इन महादेशों में 195 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 195 देश आते हैं। इन 7 महादेश में 195 देश आते हैं। तो 7 महादेश का नाम पहले जान जाते हैं। पहला नंबर पर है एशिया। एशिया में 48 देश आते हैं। सबसे बड़ा महादेश यह जनसंख्या से भी है और आपका क्षेत्रफल के दृष्टि से भी एशिया सबसे नंबर 1 पे आता है 7 महादेश में। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर महादेश है कि अफ्रीका महादेश है, जिसमें 54 देश आते हैं। तीसरा है यूरोप महादेश। यही यूरोप के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि यूरोप एक क्या है? महादेश है। हमको ये भी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि यूरोप आखिर है क्या और इसके अंतर्गत कितने देश आते हैं। तो मैं बता दूं कि यूरोप एक महादेश है जिसमें लगभग 44 देश आते हैं। ठीक है, अगला चौथा नंबर महादेश है उत्तरी अमेरिका, जिसमें 23 महादेश आते हैं। अगला है 5वां दक्षिणी अमेरिका, जिसमें 12 देश आते हैं। और छठा है ऑस्ट्रेलिया, जिसमें 14 देश आते हैं। यह सबसे छोटा है महादेश है। यह सबसे छोटा महादेश है। इसको भी याद रखना है कि सबसे बड़ा की बात आएगा तो आपको एशिया लगाना है और सबसे छोटा की बात आएगा तो सबसे छोटा महादेश आपका है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला है 7वां आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसा महादेश है जहाँ पर वहाँ पे आबादी नहीं रहती है, कोई भी जनसंख्या नहीं रहता है, वहाँ पे लोग निवास नहीं करता है, वहाँ पर केवल बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिए। ये आपका 7 महादेश है। अब हमको पढ़ना है यूरोप में, जो यूरोप महादेश है उसके बारे में। यूरोप में क्या क्या हुआ, कैसा संघर्ष हुआ, यूरोप किसके अंतर्गत गुलाम रहा, यूरोप के बारे में ये जानकारी। यूरोप का क्षेत्रफल कितना है, उसमें आबादी कितनी है, उसमें कितने देश हैं। तो मैंने तो देश तो बता दिया कि यूरोप के अंतर्गत आने वाले देश 44 हैं। 44 आपका देश आते हैं यूरोप महादेश के अंतर्गत। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूरोप के बारे में। सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए यूरोप के बारे में कि यूरोप का क्षेत्रफल कितना है। तो यूरोप का क्षेत्रफल है 10.53 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि आप 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो आप 10 लाख से 10.53 में गुना कर दीजिएगा तो ये किलोमीटर स्क्वायर में आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला है क्वेश्चन है अगला कि आपका यूरोप का जनसंख्या कितना है। यूरोप का क्या है? जनसंख्या कितना है? तो यूरोप का जनसंख्या है 74 48 82 926। 74 48 82 926, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख करोड़ 74 करोड़ 48 लाख 82,926 ये यूरोप का जनसंख्या है। अगला नंबर देखते हैं कि यूरोप एक महादेश है, तो यूरोप महादेश का सबसे बड़ा देश कौन सा है?
तो यूरोप महादेश का सबसे बड़ा देश है रूस, और रूस की राजधानी आपको पता होना चाहिए कि रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है, मॉस्को। और यूरोप के अंतर्गत यह सबसे बड़ा देश है जिसका नाम है रूस, ठीक है ना। यूरोप महादेश का सबसे छोटा देश कौन है, तो यूरोप महादेश की सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी यह यूरोप का ही नहीं, पूरे दुनिया का, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी होता है, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में प्रारंभ हुई और 1799 तक चला, यानी कि लगभग 10 वर्षों तक यह फ्रांसीसी क्रांति चला। लेकिन यह फ्रांसीसी क्रांति किसके किसके बीच लड़ा गया, यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि फ्रांसीसी क्रांति जो था 1789 में प्रारंभ हुआ, वह फ्रांस के जो लोग थे और राजा लुईस 16वां, इसको याद रखना जरूरी है कि राजा लुईस 16वां के बीच यह लड़ा गया। यह फ्रांसीसी क्रांति जो था 1789 में, जो फ्रांस के लोग और राजा लुईस 16वां के बीच लड़ा गया था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना हो। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना है। एक होता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया वही ऑस्ट्रेलिया जो पूरे विश्व में सबसे छोटा महादेश है, तो उसकी राजधानी पूछेगा, ऑस्ट्रेलिया के पूछेगा तो बताना है आपको कैनबरा। लेकिन ऑस्ट्रिया यहाँ है, ऑस्ट्रिया यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रिया, यहाँ पर देखिएगा ऑस्ट्रिया है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी जब पूछेगा तो उसकी राजधानी वियना बताना है। लेकिन यही बात जब ऑस्ट्रेलिया का पूछेगा, जैसे क्रिकेट टीम में ऑस्ट्रेलिया नाम सुने हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया का होता है कैनबरा, इसका राजधानी है कैनबरा, इसकी राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन आपका 1815 ईस्वी का हुआ। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से यह परीक्षा में आते रहते हैं कि यह मिलान चिन्ह में भी होता है कि समूह में ए और समूह बी में मिलाइए, तो उस समय भी आता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वियना सम्मेलन जो 1815 में हुआ, वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पर भी क्वेश्चन आते हैं कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर थे मेटरनिक। इनके ही समय में यह वियना सम्मेलन हुआ, ठीक है ना। वियना सम्मेलन, अगला क्वेश्चन, वियना सम्मेलन 1815 के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हो गया। देख रहे हैं, इस बात को समझना पड़ेगा कि नेपोलियन युग का अंत हुआ, नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। मेटरनिक युग की शुरुआत कब हुई? 1815 से। लेकिन जब नेपोलियन की अंत की बात आएगा, नेपोलियन का अंत का की बात आएगा, तो इसका भी आंसर है 1815, यानी कि 1815 में ईस्वी में नेपोलियन युग का अंत हुआ, तो एक नया युग की प्रारंभ हुई, उसका नाम था मेटरनिक युग, ठीक है। ये रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि लुई 18वां, आप देखिए लुई 18वां कहाँ का शासक था, तो आंसर हो गया फ्रांस का। कहाँ का शासक था? फ्रांस का। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि लुई 18वां जो था वह कहाँ का शासक था, तो इसका राइट आंसर है फ्रांस, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांस में 28 जून 1830, फ्रांस में 28 जून 1830 में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। यह गृह युद्ध फ्रांस में कब प्रारंभ हुआ? 28 जून 1830। इसी युद्ध को क्या कहा जाता है? इसी ही युद्ध को हम लोग कहते हैं, इसी युद्ध को ही कहते हैं जुलाई 1830 की क्रांति। जुलाई 1830 की क्रांति हम इसी युद्ध को कहते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति हम इसी युद्ध को कहते हैं। किस युद्ध को कहते हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिए, गृह युद्ध को। गृह युद्ध कब हुआ था फ्रांस में? 28 जून 1830 को गृह युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चार्ल्स 10, जिसे हम चार्ल्स 10 यहाँ पे लिखे हुए हैं कि चार्ल्स 10 फ्रांस का शासक था,
जो कि बुर्बो वंश से संबंधित था। किससे संबंधित था? बुर्बो वंश से। यहाँ पर बुर्बो वंश सही नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर कर लीजिएगा कि बुर्बो वंश कैसे लिखाएगा, इसमें ध्यान में रखिएगा कि बुर्बो वंश कैसे लिखाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे ध्रुवकार रख दीजिएगा, ये बुर्बो वंश से संबंधित था। तो चार्ल्स दसम जो था, जो फ्रांस का शासक था, उसका वंश का नाम था बुर्बो वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति 1803 के बाद बुर्बो वंश का अंत हो गया। यहाँ पे बुर्बो वंश होना चाहिए था, ये गलत से हो गया है, ये यहाँ पे गलती लिखा गया है। यहाँ पर लिखाना चाहिए था कि फ्रांस की क्रांति जब 1830 हुआ तो उसके बाद किस वंश का अंत हुआ, तो उसका राइट आंसर है कि बुर्बो वंश का अंत हुआ। किस वंश का अंत हुआ? तो बुर्बो वंश का अंत हुआ। बुर्बो वंश का अंत हो गया, बुर्बो वंश का अंत हुआ। इस याद रखना है इस बात को कि जब फ्रांस की क्रांति 1830 में लड़ा गया तो उसके बाद कौन सा वंश का अंत हो गया था, तो उसका नाम है बुर्बो वंश का अंत हो गया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लुई फिलिप, क्या नाम है इनका? लुई फिलिप, इनका नाम है लुई फिलिप ने गीजो को 1840 में फ्रांस का, देखिए कहाँ का, फ्रांस का प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। यानी कि लुई फिलिप ही थे जो गीजो को 1840 में क्या बनाया था? फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। देखिए 1848 में एक युद्ध लड़ा गया था जिसे कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति कब लड़ा गया था? 1848 में। फ्रांसीसी क्रांति के बाद 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क जो वोटिंग देने का अधिकार है, 21 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मत का अधिकार यानी वोट का अधिकार प्राप्त हुआ। यह कब हुआ? ये बात को आप समझना पड़ेगा कि 1848 की जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, 1848 की जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद 21 वर्ष के जितना ऊपर व्यक्ति हैं उस सभी को वहाँ पर वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इटली जो एक यूरोप महादेश का एक देश है, इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की राजधानी पूछ देता है कि इटली की राजधानी क्या है, तो इसका जवाब है रोम। फ्रांस का शासक नेपोलियन बोनापार्ट, पहले तो ये ध्यान में रखना है कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का शासक था, तो बताना है फ्रांस का। तो नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस का शासक था, इसका पतन कब हुआ यानी कि इसका शासन का अंत कब हुआ, तो 1814। यहाँ पर विकल्प है 1814, इसका राइट आंसर है कि 1814 ईस्वी में इसका क्या हो गया? अंत हो गया। इसका 1814 में फ्रांस का शासक नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हो गया? अंत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सन 1831 में यंग इटली, यहाँ पर ये बात रखना है याद कि यंग इटली नामक संस्था का स्थापना मेजनी द्वारा किया गया था। मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। यंग इटली जब निर्माण हुआ था उसका निर्माणकर्ता कौन थे, यानी कि यंग इटली, पहले तो यंग इटली कब बना, तो आपको याद रखना है 1831 में। यह बनाने वाला, इसका संस्थापक कौन थे, यानी कि इसके संस्थापक थे मेजनी। वही मेजनी जिसने कहा था कि कलम के साथ साथ तलवार में भी विश्वास रखना चाहिए। इनका यह वाक्य था जो बार बार पूछा जाता है कि किसने कहा था कि कलम के साथ साथ तलवार भी रखना जरूरी हो जाता है, तो उस समय मेजनी ने इन्होंने ही यह वाक्य कहा था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1834 में यंग यूरोप, कौन सा यूरोप? यंग यूरोप। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यंग यूरोप नामक संस्था का गठन भी यानी स्थापना भी ये किसने किया था? मेजनी ने ही किया था। कब किया था? 1834 में। 1834 में
यंग यूरोप नामक 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया था? मेजनी ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन, मेटॉनिक युग का पतन यानी मेटॉनिक युग का अंत कब हुआ था? 1848 ईस्वी में मेटॉनिक युग का अंत हुआ था। मेटॉनिक युग आपको पता होना चाहिए यह कब, नेपोलियन के अंत होने के बाद मेटॉनिक युग का शुरुआत हुई थी। यह मेटॉनिक युग की अंत कब हुआ? 1848 में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को, विक्टर इमैनुअल, अब याद रखने की जरूरत है, विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को इटली का प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। ये याद रखना है कि काउंट काबूर को इटली का प्रधानमंत्री पद पर किसने बैठाया था? तो उसका राइट आंसर है विक्टर इमैनुअल। क्या है? विक्टर इमैनुअल। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन सा देश था? तो उस देश का नाम था ऑस्ट्रिया, जो इटली के एकीकरण में बाधा पहुंचाता था। और इटली के एकीकरण तो आपको पता ही होना चाहिए कि इटली के एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रीमिया युद्ध। देखिए यहाँ पे क्रीमिया युद्ध 1853-54 में लड़ा गया था। यह क्रीमिया युद्ध यह किसके बीच लड़ा गया था? इसके बारे में जानकारी रख लीजिए। यह क्रीमिया युद्ध था रूस के खिलाफ। कौन कौन से टीम थे? ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की। यह तीन देश एक तरफ और रूस अकेले एक तरफ, यह तीनों देश एक तरफ और रूस एक तरफ। क्रीमिया युद्ध 1853-54 में जो लड़ा गया वह क्रीमिया युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की एक तरफ लड़ रहे थे। किसके खिलाफ लड़ रहे थे? रूस के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये भी याद रखना है, क्रीमिया युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की, और इसके खिलाफ में कौन था? रूस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि काउंट काबूर कहाँ का शासक था? काउंट काबूर यहाँ पर देख लीजिए, काउंट काबूर कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर है इटली का। अगला नंबर क्वेश्चन है कि काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई? देखिए काउंट काबूर की मृत्यु हुई थी 1862 ईस्वी में। कब हुई थी? 1862 ईस्वी में। यही एक नेता था, यही एक आंदोलनकारी था जो इटली के संघर्ष को देखने, इटली के संघर्ष में तो साथ था, लेकिन इटली जब एकीकरण होकर आज़ाद हुआ उस समय यह देख नहीं पाया। क्यों नहीं देख पाया? इसका राइट आंसर यही है कि 1862 में ही इसकी मृत्यु हो चुकी थी। और इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। तो 1871 में इटली का एकीकरण हुआ था और इससे पहले ही काउंट काबूर की मृत्यु हो गई थी। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि कौन सा ऐसा शासक था जो इटली के एकीकरण को देख ना पाया। ठीक है ना। तो उसका राइट आंसर होता है काउंट काबूर, क्योंकि इसकी मृत्यु 1862 में हो गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। यह बार बार पूछे गए हैं लगातार, जब से यह नया बुक आपका लॉन्च हुआ है उससे एग्ज़ाम हो रहे हैं बिहार बोर्ड का, सभी में मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि VVIP आप लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक नंबर आपका फिक्स है कि ये आता ही आता है, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण, हम ऊपर भी बता चुके हैं कि इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इटली के एकीकरण में कौन कौन लीडर महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि इटली के एकीकरण में कौन कौन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि इटली के एकीकरण में, जो इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था, यहाँ पर देखिए 1871 में हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका मेजनी, काबूर, गैरीबाल्डी, विक्टर इमैनुअल जैसे शासकों का बहुत बड़ा योगदान था इटली के एकीकरण करने में। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण यहाँ पर देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण हुआ था। यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण 18 जनवरी 1871 ईस्वी में, यानी कि
उसी ईस्वी में जब इटली एकीकरण हुआ था, उसी समय जर्मनी भी एकीकृत हुआ था, यानी एकजुट हुआ था। एकीकरण का मतलब होता है एकजुट होना, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किस शासक का था, तो उसका नाम था बिस्मार्क था। बिस्मार्क सबसे ज़्यादा जर्मनी की एकीकरण में भूमिका निभाए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, जर्मन की संसद को क्या कहा जाता है, तो जर्मन के संसद को हम डाइट कहते हैं। जर्मन के संसद को हम क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं। जैसे भारत की संसद भवन कहते हैं ना, वैसे ही जर्मन की संसद को हम क्या कहेंगे, डाइट कहेंगे, और भारत की संसद को हम संसद ही कहेंगे, ठीक है ना, पार्लियामेंट इंग्लिश में कहा जाता है। अगला, ये सब क्वेश्चन जो था, ये जितना भी अभी तक क्वेश्चन दिखाएंगे, ये सब आपके 10th क्लास की बिहार बोर्ड की सभी बुक के आंतरिक भाग से ये क्वेश्चन थे, यानी अंदर के भाग से क्वेश्चन थे। अब देखिए आते हैं, ये सब जितना भी आपका हैच लगाकर आपका किया गया है ना, हच लगाकर, वो सब क्वेश्चन आपके किताब से के अंदर से हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क इसका राइट आंसर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी वीवीआईपी लगा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यह भी बहुत ही बार बार पूछे गए सवाल हैं। जर्मन का प्रथम चांसलर कौन था, जर्मन का प्रथम चांसलर बिस्मार्क ने क्या किया था, अपने देश में क्या किया था, अनिवार्य सैन्य सेवा, यानी कि आपका सेना में बहाल होने की सेवा को लागू करने वाला प्रथम चांसलर कौन था, बिस्मार्क था। प्रथम चांसलर कौन था, बिस्मार्क। और क्वेश्चन आ जाए कि बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था, तो बिस्मार्क के जब चांसलर की बात आता है तो कहना कि जर्मनी का चांसलर था। कौन था, बिस्मार्क, जिसने अनिवार्य सैन्य सेवा को लागू किया था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है कि सेडोवा का युद्ध, एगो सेडान का युद्ध है, देखिए ऊपर नीचे हम दोनों लिख दिए हैं। एगो सेडोवा का युद्ध है 3 जुलाई 1866 में, एगो सेडान का युद्ध 19 जून 1870 को। तो सेडोवा का युद्ध जो हुआ ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, सेडोवा का युद्ध 1866 में लड़ा गया। किसके बीच, सेडोवा का युद्ध जो लड़ा गया था, सेडोवा का जो युद्ध लड़ा गया था 3 जुलाई 1866 ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच लड़ा गया, जिसमें पर्सा का विजेता घोषित किया गया था, यानी पर्सा जीत गया था, ठीक है ना। उसी के नीचे है सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध 19 जून 1870 को लड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन ही, सेडान का युद्ध भी और सेडोवा का युद्ध भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो सेडान का युद्ध 19 जून 1870 को फ्रांस और पर्सा के बीच लड़ा गया, जिसमें फ्रांस की हार हुई थी। और इसमें देखिए सेडोवा का युद्ध 3 जुलाई 1866 में लड़ा गया था ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। इसमें पर्सा का विजय हुआ था और ऑस्ट्रिया क्या हो गया था, हार गया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड का महान कवि, देखिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन, इसका नाम क्या था, लॉर्ड बायरन। याद कर लीजिएगा कि यह इंग्लैंड का निवासी था, यह कवि था। कि इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनान की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए। ये देख रहे हैं कितनी बड़ी बात है कि लॉर्ड बायरन जो था वह इंग्लैंड का आदमी था, इंग्लैंड का कवि था, लेकिन यूनान की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या किया, शहादत दिया यूनान में ही, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एड्रियानोपोल की संधि कब लड़ा गया, यानी एड्रियानोपोल की संधि कब हुई, लड़ा नहीं गया, ये लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच। तो एड्रियानोपोल की संधि जो हुई थी, आपस में समझौता हुई थी 1829 में। यह किसके बीच हुई थी, रूस और तुर्की के बीच हुई थी। और रूस और तुर्की के बीच एड्रियानोपोल की संधि 1829 में है। यह भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हंगरी की राजधानी कहाँ है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। यह आप याद रखिएगा कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। और हंगरी कहाँ
हंगरी कहाँ है? हंगरी एक ऐसा देश है जो महादेश यूरोप महादेश में पड़ता है, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक है क्वेश्चन आपका भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत में एक शासक हुआ करते थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो मैसूर का शासक हुआ करते थे। यह फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 था ना, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से यह प्रभावित हुए थे और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर इन्होंने मैसूर के शासक के रूप में जब यहाँ पर आए तो वो मैसूर को पूरी तरह एकजुट करने का प्रयास किया था, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मैसूर का शासक टीपू जो सुल्तान थे, टीपू सुल्तान, वह किस क्लब से जुड़े थे? ये बार बार क्वेश्चन, यह आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें भी यह पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान किस क्लब से जुड़ा हुआ था। तो उसका नाम है जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब से जुड़े हुए थे टीपू सुल्तान। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, यह टोटल क्वेश्चन किताब के आंतरिक भाग से थे, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमारी किताब में दिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दिया गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पाठ्य पुस्तक से, यानी आपके पाठ्य पुस्तक में ये चीज़ दिया हुआ है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पर क्वेश्चन बनाकर आपके बिहार बोर्ड के बुक में दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, देखिए, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इटली एवं जर्मनी, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ये बस एक लाइन में ही देख लेना कि इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुई थी? तो वो बुर्बो वंश का स्थापना हुआ था, बुर्बो वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। किसके वियना कांग्रेस के द्वारा, किसके द्वारा? वियना कांग्रेस के द्वारा किस वंश की स्थापना हुई थी? बुर्बो वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी एक संगठन था जो व्यापारियों के संगठन था, उससे जुड़े हुए थे मेजनी, ठीक है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करता है कि मेजनी किस संगठन से जुड़े थे? तो कार्बोनरी उसका राइट आंसर हुआ। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में एक देश था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी भूमिका जो कर रहा था वह इटली और जर्मनी के एकीकृत होने में यह बाधा के रूप में था, इसका विरोध कर रहा था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि काउंट काबोर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो बस राइट आंसर इसका है कि प्रधानमंत्री पद पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। इस ऊपर भी मैंने बता रखा है कि गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था जो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जाल्वेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। जाल्वेरिन एक क्या थी? संस्था थी व्यापारियों की। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है बिस्मार्क ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि फैनफोर्ट की संधि कब किया गया था? 1871 ईस्वी में। 1871 में फैनफोर्ट की संधि हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका राइट आंसर है यूनान का जो ज्ञान विज्ञान था वह यूरोप वासियों के लिए सबसे प्रेरणा का काम किया था, सबसे इम्पोर्टेंट काम किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो राइट आंसर है तुर्की के साथ हुई थी। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव के टाइप का क्वेश्चन। अब है कि फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरें। आपका बुक में यह दिया हुआ है कि खाली जगहों को भरना है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग खाली स्थानों में क्या क्या भराएगा। पहला क्वेश्चन है कि सेडोन, ये जो सेडोन है ना जो घिरा हुआ है ये खाली स्थान है, यानी खाली स्थान में भरना है। सेडोन के युद्ध में एक महाशक्ति की पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति किसका जन्म हुआ? तो उसका नाम था जर्मनी का जन्म हुआ था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं
कि सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने पुरातन युग का अंत कर दिया था, यानी कि पुरातन युग इसमें भरना है। दूसरा नंबर में क्या भरना है? ऑस्ट्रिया और पर्सा भरना है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कि जो पोस्ट में वो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह है, ठीक है ना, और उसी में भर देना है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वेटिकन सिटी की राजमहल जहाँ पोप रहते थे इटली के संघर्ष से बचा रहा। यानी कि यहाँ पर देखिए पोप जो है ना, पोप, और यहाँ पे संघर्ष, यहाँ पोप देखिए ऐसे लिखाता है पोप, ठीक है ना। ये पोप का मतलब होता है पादरी का मतलब समझ में आता है, जो ईसाइयों के लिए, जो जैसे हम लोग के लिए, हिंदुओं के लिए मंदिर होता है, मुसलमानों के लिए मस्जिद होता है, वैसे ही ईसाइयों के लिए वहाँ पर उसमें मंदिर में जैसे पुजारी बैठते हैं, वैसे ही ईसाइयों के लिए वहाँ पर क्या बैठते हैं? पोप बैठते हैं। और सभी जो वहाँ पर धार्मिक जो दृष्टिकोण है, इस सब का काम यही पोप द्वारा किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बावेरिया के शासक ऑटो को वहाँ का राजा घोषित किया गया। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स ऑटो भराएगा इस फिल इन द ब्लैंक्स में। यानी कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद किसी वहाँ का शासक घोषित किया गया, यानी राजा घोषित किया गया, उसका नाम था ऑटो को वहाँ का शासक घोषित किया गया, ठीक है। अगला नंबर है क्वेश्चन कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी आपका है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। मेजनी देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मेजनी किससे संबंधित है, यानी किस देश से संबंधित है? तो मेजनी जो था इटली देश से संबंधित है, इटली का रहने वाला था मेजनी, ठीक है। हीगेल किससे संबंधित था? तो जर्मनी का दार्शनिक था, तो दार्शनिक से संबंधित था हीगेल। बिस्मार्क जो था वह कहाँ का चांसलर था? जर्मनी का चांसलर था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विक्टर इमैनुअल वह क्या था? एक राजनीतिज्ञ था, यानी राजनीतिक करने वाले व्यक्ति था। कोसुत कौन थे? एक हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे। कोसुत कौन थे? हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे। यूनान की स्वतंत्रता कब हुई? 1832 ईस्वी में यूनान की स्वतंत्रता हुई। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहा इस सीरीज का, सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। कि हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो यूरोप महादेश है, इसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन देश हैं। तो ये यूरोप के अंतर्गत आने वाले 44 देश हैं, लेकिन कुछ देश का नाम हम रख देते हैं कि आप लोग को भी याद कर लेना चाहिए कि रूस है, जर्मनी है, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, यूनान है, हंगरी है, इटली है, प्रसा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, सर्बिया है। ये सभी जो देश है ना, ये सभी देश किसके अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आपको 10-12 कंट्री का भी नाम याद रखना है कि यह यूरोप महादेश के अंतर्गत आने वाले ये सब देश का नाम था। तो ये देखिए, ये सीरीज जो था यह यूरोप में जो हम लोग पढ़ने वाले थे, यूरोप में स्वतंत्रता या यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप का पूरे देश का एकीकरण के बारे में जो जानकारी लेना था, ये पूरी चैप्टर वाइज मैंने एक चैप्टर से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन को इराइज किया है, अंदर से लेकर आपका ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ प्रश्न से लेकर मिलान चिन्ह से लेकर फिल इन द ब्लैंक्स से लेकर सभी क्वेश्चन को दिखाने का प्रयास किया हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पर नोट डाउन कीजिए, इसको लिखिए, बारीकी से पढ़िए और समझिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो परीक्षा में इससे, अगर यूरोप में राष्ट्रवाद से आ गया तो इससे आगे कुछ नहीं पूछेगा, इसी में से सब आएगा। तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए एनेक्सा क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमें ऐसा ही प्यार बनाकर रखें। और हमारे प्रतिदिन इस चैनल पर ही
सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। आप पढ़िए और इसका लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।